अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायलॉग और मैं हूं इकरा हारिस। तो इलेक्शन काउंटडाउन जारी है। वक्त की रफ्तार के साथ साथ इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। एक जानिब नए वादों और पुराने दावों की मंडी खुल गई है, तो दूसरी तरफ सियासतदान को आवाम का दुख दर्द और उनका मदावा याद आ चुका है। राब्ते हो रहे हैं और सियासी चौपालें आबाद हो चुकी है। इंतखाबी मुहिम का एक पहलू यह भी है कि दशनाम और इल्जामात की पुरानी रवायत पर अमल पैरा सियासी लीडरों की हज़ियान के डूबी गुफ्तगू और कारकुनों के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे जहां हमारी क़यादत के अखलाकिया दिवालियापन का इजहार कर रहे हैं, वहीं बैरुल सतूर अवाम को ये भी बता रहे हैं कि हमारे सियासतदानों के पास बेचने के लिए कुछ नया नहीं है। यानी हट्टी वही पुरानी है और सौदा भी पुराना है। कल लियाकतपुर में शिकारी ने खिलाड़ी का करप्शन बयानिया उचक लिया। अपनी तकरीर में पनामा का जिक्र छेड़ दिया, गोया शेर की दुखती रग को दबा दिया और साथ ही साथ एक बार फिर जीतने वाले पीटीआई की आजाद अरकान को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की बात भी की। मरियम नवाज ने खानेवाल में फिर से मजलूमियत का रोना रोया और पनामा साजिश में नवाज शरीफ की नाहिली और अपनी गिरफ्तारी को मुल्की मसाइब की जड़ करार दे दिया। और लगे हाथ नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तंज के तीर भी चलाए। इल्जाम, बहतान और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के पास मुल्क की कश्ती पार लगाने का क्या इंतजाम है? क्या किसी के पास इस सवाल का मौसर जवाब भी है कि इकोनॉमी डिजास्टर से मुल्क कैसे निकलेगा? 45% पर पहुंची महंगाई के इशारे कैसे नीचे आएंगे? नौजवानों की तकलीफों पर बरहम कौन रखेगा? कौम के इज्तिमाई दुखों का मदावा क्या होगा? सवाल हकीकी है, लेकिन जवाब क्या होगा? ये तो इन्हीं से ही पता चलेगा जो आज हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। से पहले तो बानी पीटीआई की लीगल टीम की तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा ये तैयारी किए बगैर आते हैं, इसलिए इन्हें चेंज कर दो। क्या वजह है कि वो अपनी लीगल टीम पर भरोसा नहीं कर पा रहे बानी पीटीआई? नहीं, देखिए, भरोसा नहीं होता। क्लाइंट जब भी हो किसी भी कैपेसिटी में तो वो बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि बड़े स्टेक हाई होते हैं। सम टाइम लॉयर अगर कोई किसी केस में तैयारी करके नहीं जाते या जज साहब इस किस्म के क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो जिनका प्रॉपर वो मौके के ऊपर जवाब ना दे सकें, तो ये ख़दशा होता है कि वो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ना ले जाएं कोर्ट। तो ये एक रीज़न जो है, ये इट इज़ जनरली ऐसा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज तो वो इमरान खान साहब को बिल्कुल अपनी लीगल टीम पे और जितने वकला उनके लिए केस लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ, पूरी तैयारी के साथ ही जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह ये केस था, बैट वाला केस था, बल्ले वाला, तो वहाँ पे भी बहुत आउट क्वेश्चंस जो हैं जिनका कोई रेलेवेंसी नहीं थी, वो चीफ साहब पूछ रहे थे और वो उनका जवाब तो बहल देना होता है। कोर्ट ने कोई क्वेश्चन पुट कर लिया हो तो वो उसके मुतालिक भी तासुर दिया गया कि ये तैयारी करके नहीं गए थे फलाने। हालांकि जो केस का मेन जिसके ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए था उसके ऊपर बात कम हो रही थी। तो ये होता है अदालतों में। अब बहरहाल एक जज के आगे लॉयर जो भी खड़ा होगा उसकी एक बड़ी सबमिसिव पोजीशन होती है, क्योंकि उसने तो सबमिट करना है उसके आगे। वो एग्रेसिवली उससे कोई झगड़ा तो कर नहीं सकते, कोई भी वकला हों। तो जब भी अपियरिंग फॉर एनी केस, तो उसका बड़ा सबमिसिव एटीट्यूड वकील का होगा, क्योंकि कलम तो जज के हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है कि उसने करना है। तो ये मामलात होते हैं। तो उसकी वजह से मे भी उन्होंने फील किया हो और कहा होगा कि केस को बदल लें, या बात का जज किसी बात पे नाला हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या जो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने इन एक दो केस में इनके मुतालिक कहा कि जी आप यहाँ आ जाते हैं रिलीफ लेने के लिए और वहाँ बाहर जाके हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो ठीक है, जो कानून के मुताबिक होगा वही देखेंगे, हम उससे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको कोई रियायत देने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल। तो अच्छा अहमद साहब, सर ये बताइएगा कि पार्टी के बहुत ज़्यादा टिकट्स, आपको पता है इख्तलाफात का शिकार काफ़ी रही पार्टी जब टिकटों की तकसीम का मामला आया, तो बहुत सारे टिकट वकला के पास गए। बेशतर तो उनमें से वो हैं जो हादसाती तौर पर पार्टी का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि एक वकील सियासी लिहाज से कितना मौसर साबित हो सकता है और जनरल इलेक्शंस की जो डायनामिक्स है उसको किस हद तक बेहतर समझ सकता है? हर वकील नहीं समझ सकता, ये बात दुरुस्त है। आपका ये एप्रीहेंशंस जो हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है कि पॉलिटिकल फील्ड जो है ये एक ऑल टुगेदर जो नेशनल इलेक्शन होते हैं ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। ये बाहर की जो पॉलिटिक्स है और जो बाहर के इलेक्शन होते हैं उनका और इनका कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल डिफरेंट है कि लिहाजा यहाँ पे जो है इसको जब तक इन एक में किसी में ये अहलियत हो कि वो जनरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो और उसके डायनामिक्स को समझता हो, तो तब मुमकिन है कि वो एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी साबित हो सकता है कोर्ट और आके। ऑल दो क्योंकि रिलेटिंग टू लॉ है ये सारा, पार्लियामेंट का काम भी और असम्बलियों का काम भी, तो वो ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, ग्रेस्प कर सकता है सिचुएशन को, और उससे जल्दी लर्न करने की अहलियत जो है वो एक वकील में ज़्यादा होती है। ये पहलू हैं सारे। देखिए ना, हमारे लिए तो देखिए ना फील्ड इतना, वी हैव बीन कंस्ट्रेंड टू चेंज आवर पॉलिसीज, और उसमें वकला को चांस दे रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक ऐसी सिचुएशन में इंतहाई इक़दामात लेने के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है कि जी इनको तो हर जगह आउस्ट करना है, बाहर बिठाना है, इलेक्शन के मेन एरिना से इनको बाहर बिठा देना है, इनको बीच में शामिल नहीं होने देना। तो ऐसी सूरत में ही हमने स्टेप लेने हैं ना, जो भी लेने हैं हमने। बिल्कुल सही। तो वकला की कम्युनिटी एक ऑर्गेनाइज है, बार्स बड़ी ऑर्गेनाइज हैं उनके, तो ये जो रेगिंग के इनके एक बड़ के लार्ज स्केल जो मास्टर प्लान रेगिंग का करके बैठे हुए हैं, उसको काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी है कि वो वकला जो है वो इस सारी इस किस्म के रेगिंग के प्लान को समझते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। जी हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, तो फिर ये जितने एस्पेक्ट्स का आपने जिक्र किया, सो जो आम कारकुन है पीटीआई का, वो ये नहीं समझता कि फिर ऐसी सियासी जो क़यादत है या फिर ये जो पावर है ये सियासी लोगों के हाथ में ही रहनी चाहिए थी? देखिए ना, आप वकला को ये इतनी बड़ी प्रिजम्पशन के साथ ये बात कर रहे हैं ना कि वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। वकला का तो ताल्लुक जो है बहुत करीब है पॉलिटिक्स के, क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शन जो है इनका बहुत ज़्यादा होता है, और लेजिस्लेशन का प्रोसेस जो है, जो प्रोविंशियल का या फेडरल गवर्नमेंट का, जो पार्लियामेंट का, तो उनको उनकी क्रिटिकल उनकी एनालिसिस करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग करना कि ये कोई ड्राफ्ट आया है, पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन हुई है, कोई वो एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, तो उसको उसमें क्या क्या कमी बेशी है, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, इन चीज़ों को नॉर्मली वकील ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से समझ लेता है। अच्छा सर, ये बताइए, और आप दूसरी तरफ देखिए कि अगर आप कहें कि वो, अच्छा सर, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये बताइएगा कि आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी इंतखाबी मुहिम है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर है, बल्कि है ही सोशल मीडिया पर। आप समझते हैं कि आजकल सोशल मीडिया को वैसे भी हम जब फेक न्यूज़ और डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ की बात करते हैं तो इट्स अ रिलायबल सोर्स टू डू द कैंपेन? जी हाँ, देखिए ना, इसमें कोई शक नहीं है कि असल में क्वेश्चन तो यह है कि एक हर फील्ड के एक अपने, जैसे कहते हैं ना कि ट्रिक ऑफ ट्रेड को समझना चाहिए। पॉलिटिक्स की अपने डायनामिक्स हैं। इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिस वक्त कैंपेन शुरू होती है, तो वो इसका एक अपने डिफरेंट किस्म के डायनामिक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, उसका एक स्टाइल है। लेकिन पीटीआई को तो वो मजबूर कर दिया गया है कि वो एक जायज़ रास्ते तमाम बंद कर दिए उनके लिए, सारे जायज़ एवेन्यूज़ बंद हैं। अब सोशल मीडिया में एक मकबूलियत है, एक जमात की पाकिस्तान भर में बहुत मकबूलियत है,
वोट जो है कॉमन मैन से पूछें तो वो उसका वोट जो है वो भी अपना ऐलान कहता है कि मैं पीटीआई के साथ हूँ। लेकिन ऐसे हथकंडे जो हैं जो शुरू किए जा रहे हैं जिससे कोशिश किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इनको बाहर रखा जाए। तो ऐसी सूरत में वो जो पॉलिटिकल फील्ड है वहाँ पे हमें तो एक मजबूरी के तहत ये सिस्टम इस किस्म का इवॉल्व करना पड़ रहा है। तो और उसके अंदर हमें ये सारा काम जो है। अहमद साहब, मुझे ये सर बताइएगा कि आप जानते हैं कि जनरल इलेक्शंस में एक इंतखाबी मंशूर के तहत पार्टीज जो हैं वो आवाम के सामने जाती हैं, लेकिन पीटीआई के हवाले से जारी बात है, बानिए पीटीआई ने जब इंतखाबात लड़े तो एक मंशूर कौम के सामने रखा, एक प्लान का, वो 100 दिन का जिक्र करते रहे व्हाट्सएवर। लेकिन अब जो पीटीआई का मंशूर है वो मजलूमियत, इंतकामी कार्रवाइयाँ और तशद्दुद आपका इंतखाबी बयानिया है। आप समझते हैं कि बल्ला भी नहीं है और इस इंतखाबी बयानिए के साथ पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं वो मैदान मार लेंगे? बात यह है कि देखिए ना, ये एक साल से जो एक विलिफिकेशन कैंपेन चल रही है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट और पहले पीडीएम और उसके बाद ये केयर टेकर सेटअप, ये सारे मिलके एक ही काम पे लगे हुए हैं अपने असल काम छोड़ के। आप देखिए कि असल काम तो केयर टेकर जो कैबिनेट है उसका असल काम तो सिर्फ इलेक्शन को फैसिलिटेट करना है, एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है कि जहां इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन जो है वो हो सके। उसकी तरफ तो कोई काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये काम किया जा रहा है कि पुलिस जो है वो कहीं पे इनका जलसा ना होने दे, कॉर्नर मीटिंग ना होने दे, तो छोटी सी गैदरिंग भी ना होने दे, इनके ऊपर तशद्दुद करे, इनको हरासा करे, इनके घर में घुस जाए। ये काम केयरटेकर गवर्नमेंट का नहीं है। ये आर्टिकल जो सेक्शन 230 जो है इलेक्शन लॉज 2017 उसकी सिर्फ ये एक खिलाफ वर्जी है, लेकिन रवा रखी जा रही है, बाकायदा ओपनली कर रहे हैं वो। इलेक्शन कमीशन को जो उसकी अथॉरिटी और जुरिस्डिक्शन है उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। तो ये तमाम मामलात में हमारे पास तो हम तो जो कर रहे हैं एक मजबूरी के थ्रू कर रहे हैं और आवाम महसूस कर रहे हैं। बात यह है, इसलिए हमें कैंपेन का स्टाइल बदल लेने से शायद इतना इफेक्ट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, कॉमन मैन जो है बिलखसूस, वो महसूस कर रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती हो रही है। सही। और आप एक ये सब गलत हो रहा है। और एक आखिरी सवाल, बिलावल बार बार ये जिक्र करते हैं कि वो आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बना रहेंगे, तो क्या उनका इशारा आप समझते हैं पीटीआई के इन अरकान की जानिब है? ये हाँ, ये भी एक इलेक्शन फ्रॉड के तौर पे ये बात की जा रही है। पीटीआई के जो जिनको बाकायदा सपोर्ट मिलेगी पीटीआई की तरफ से, आल्दो वो एक इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो लोग जो हैं काफ़ी सोच विचार के उनको दिया गया है और वो इंशाल्लाह ताला दे विल शो देयर वर्थ और वो दे विल प्रूव के दे आर पीपल कैंडिडेट ऑफ कमिटमेंट। वो वहाँ से कोई ना तो हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होगा ना वो फलांग के उस तरफ जाके बैठ जाएगा। इंशाल्लाह ताला इनका ये अगर ऐसा सोचते हैं तो ये इनकी जो है ये ऐसी सोच जो है वो उनको पता लग जाएगा कि ये एक लॉफ्टी स्टेटमेंट इन्होंने दी थी, इसके पीछे कोई लॉजिक और रीजन नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और किस स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं इलेक्शन में उतरेंगे उस पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब कराची की और सिंध की सियासत के हवाले से बात करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो पहले तो ये बताइएगा कितनी गहमा गहमी इंतखाबात के हवाले से आप देख रहे हैं, कितने वोटर को मूव होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो यही सुनाई दे रहा है कि इंतखाबात की वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही हमें। जी, हमारे जो रिवायती हल्के हैं वहाँ तो काफ़ी गहमा गहमी है, कैंप लग चुके हैं। मुख्तलिफ पार्कों के अंदर लोग जो है ना अपना वोटिंग इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, डोर टू डोर काम हो रहा है। लेकिन ये बात की दुरुस्त है कि ख़ास तौर पर जो लोड शेडिंग है, बिजली का बहरान है, पानी की किल्लत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, तो लोग अपने रोज़गार से आने के बाद दो घर में भी सुकून का नहीं रह पाते। तो ज़ाहिर लोगों में गुस्सा है
और सिर्फ कराची में नहीं, कराची तक कश्मीर पूरे सूबे में यही सूरत हाल है। तो इसी सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए लोगों के पास इलेक्शन का मौका आता है और इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे लोगों का जोश बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग अब आप कराची में कैसी देख रहे हैं और आपको लगता है कि उनकी कराची में पेशकदमी कुछ MQM के लिए खतरा बन सकती है? देखिए, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में भी बड़े दावे किए थे और 2018 में भी बड़े दावे किए थे। वो तो हमारी सीटें छीन कर किसी और को दे दी गई। पीपल्स पार्टी तो वही रिवायती सीटें हैं जो 40 साल से सिंध में 2-3 वो लेते हैं। अब अगर इसमें वसाइल बेदरग इस्तेमाल और पुलिस की एक तरफा रवैया और इलेक्शन कमीशन ने अगर कहीं सरफ नज़र कर दी उनकी मुजरिमाना सरगर्मियों को, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अवाम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। चंद चेहरे मिला लेने से कराची की नुमाइंदगी नहीं होती। कराची के लोगों को ओहदे दे देने से कराची की नुमाइंदगी नहीं होती। कराची की नुमाइंदगी कराची का जेन्युइन शहरी जानता है कि पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ क्या किया। अगर पीपल्स पार्टी कराची को कराची ही बना देती तो उसकी मिसाल लाड़काना, कश्मीर और जैकाबाद से ज़रूर मिलती। लेकिन तो कराची के लोगों को पता है कि पूरे सूबे का यही हाल है। तो यहाँ जब लाड़काना जैसा शहर जो कि पीपल्स पार्टी का आबाई विनिंग सीट रही है, वो वहाँ से हार रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वहाँ से कौमी असम्बली के नेशनल्स हार गए, तो कराची से क्या उनकी उम्मीदें आवाम को उनसे होंगी। सर, आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने जो बाइकआउट किया वो नुकसानदेह साबित हो सकता है अब इंतखाबात में? नहीं, देखें, इसलिए नुकसानदेह नहीं है कि ये वही बल्दियाती निज़ाम है ना जिसमें इख्तियार नहीं थे। तो हमने उसूली तौर पर लोगों की मर्जी मशावरत से इस कानून को असम्बली में मुस्तरद करने के बाद इस ऐवान को भी हमने मुस्तरद किया जो इस कानून के तहत कायम हुआ, जो कि एक ढकोसला है, धोखा है। अच्छा ख्वाजा साहब, जमाते इस्लामी भी काफ़ी मजबूत है कराची में, वस्ती और अरबी इलाकों में। आप समझते हैं ये भी चैलेंज बन सकती है? नहीं, जमात इस्लामी ज़ाहिर एक उसकी जो माजी है वो इंतहा पसंदी, तशद्दुद और दहशत गर्दी से जुड़ा हुआ है और कराची में जमात इस्लामी की बदौलत बड़ी नौजवानों की शहादतें हुई हैं। तो जमात इस्लामी कश्मीर, फ़लस्तीन, चेचनिया, इसके ऊपर रैली तो निकल सकती है, इस्लाम पे सियासत तो चमका सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से मुस्तरद हो चुकी है क्योंकि लोग समझते हैं कि कराची में जो जमात इस्लामी है और जो असल मुल्क में जो जमात इस्लामी है उन दोनों में लिबादे का फ़र्क है। कराची में कराची का लिबास पकड़ कराची वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं। तो लोग अच्छी तरह जानते हैं जमात इस्लामी को कोई खातिर खा यहाँ सीट नहीं मिलेगी। जो नाज़िर चेयरमैनों को मिल गई 200-400 वोटों की बदौलत, उनके लिए वही बहुत है। तो ख्वाजा साहब, आपके पास कोई ऐसा मंशूर है जो आप कहते हैं कि कराची के बहुत ही ग्रेव किस्म के इश्यूज़ हैं और हैं भी, पानी का भी मसला है, कब्ज़ा माफिया का भी इशू है, सो ऐसा कौन सा MQM के पास मंशूर है जो आप समझते हैं कि सिंध की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है? देखिए, लोग तो बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, ड्रग ट्रैफिकिंग की, वीज़ा सहूलतों की। दुनिया में तो ये वाले नारे होते हैं। हमारे यहाँ तो वो है कि गटर का पानी है, सीवरेज खड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूट रही हैं, स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। हमारा तो रोना ये है। तो हमारा सिर्फ दावा नहीं है। 2004 से 2008 का हमारा 4 साल बल्दियाती दौर है। 2002 से 2010 तक हमारा 2008 तक हमारा सूबाई दौर रहा है, हमारे वज़रा रहे हैं, जबकि ना NFC था ना 18वीं तरमीम थी। और हमने शहर के अंदर आपने देखा है सड़कें धुला करती थी, अस्पतालों में कोई मलियारी जैसे इलाके में पानी मौजूद था और दवाएं मौजूद थी। ये जालसाजी, बंगलिंग, लूट मार, ये सब नहीं था। करप्शन इस हद तक नहीं थी जिस हद तक अब करप्शन हुकूमत अपना हक समझ के कर रही है। तो इंशाल्लाह दावा नहीं है, जैसे ही हुकूमत में आएंगे कराची को बिल्कुल इन तमाम, पहले तो वो जो कराची पे काबिज है ना गैर मकामी, पहले तो उनकी छुट्टी करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो रहेंगे कराची को कुछ नहीं मिलेगा, वो को भगाना ज़रूरी है। उसके बाद कराची को कराची
एक सर बड़ा एक आजकल वो लफ्ज हॉट वर्ड ऑफ द सीजन है, लेवल प्लेइंग फील्ड। एमक्यूएम को मिल रही है सर लेवल प्लेइंग फील्ड? तो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और बिजली की अब तो हमने बहुत एक और बड़ा कामयाब काम किया कि अब कराची में एक से ज़्यादा बिजली की तरसीम वाले इदारे आएंगे। इंशाल्लाह ये नई हुकूमत बनेगी और आप देखिएगा कराची में सिंगापुर की तरह सिर्फ एक बिजली पैदा करने वाले नहीं होंगे, कई होंगे और लोग जिससे मर्जी चाहें उनको सहूलत होगी वो बिजली हासिल कर सकें। चलिए अच्छा है सर, कराची के भी मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे ये बताइएगा, एक बहुत ही हॉट वर्ड है सीजन का लेवल प्लेइंग फील्ड, तो एमक्यूएम को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए एमक्यूएम को इस हद तक तो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एमक्यूएम खुलेआम अपने कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। वो 2018 और 13 वाले सख्ती नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ बेदरेक सरकारी वसाइल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, मेयर कराची लाखों करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं अपनी चेयरमैनशिप के नाम पर। इसी तरह जमात इस्लामी के जो चेयरमैन हैं वो अपने दफातर में अपने नाज़े में कराची की तस्वीरें लगाकर उसको प्रमोट कर रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, उम्मीदवारों के तस्वीरें मशीनरी पे लग रही हैं। तो ये तो इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित की खुली खिलाफवर्जी है। इस हवाले से देखा जाए तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि ये ज़्यादती है, मुजरिमाना गफलत है। इलेक्शन कमीशन पे नोटिस लेना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अगर शहर में फ़िज़ा ऐसी रही तो हम इंशाल्लाह 8 तारीख को इस शहर से बिल्कुल सफाया कर देंगे तमाम जमात। सर एक आखिरी सवाल, एमक्यूएम नून लीग डील का असल बेनिफिशियरी आप समझते हैं कौन होगा? एमक्यूएम नून लीग की अंडरस्टैंडिंग है, इंतखाबी इत्तेहाद तो सच बहुत कम जगहों पे हुआ, इंटीरियर में हुआ, कई मलीर में हुआ, तो जीडीए के साथ भी यही सूरत हाल है। और जाहिर विफाक में हुकूमत बनी तो वो अब कोई एक जमात तो क्लीन स्वीप नहीं कर सकती, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो पीटीआई थी। तो नून लीग के साथ यकीनन हमारी अंडरस्टैंडिंग में हम चाहेंगे कराची को ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारी उनसे बातचीत हुई है और जो पिछले मुआहदों की रूह गर्दानी हुई है, हमने उस पर भी उनका एहसास दिलाया है। तो कोशिश करेंगे कराची को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, रोज़गार के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, तालीम और सेहत के हवाले से। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल साहब, आपके वक्त एक भरपूर कराची और सिंध के लिए प्लान के साथ एमक्यूएम के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। देखते हैं 8 फरवरी को क्या होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन किया है आईपीपी के रहनुमा हैं और साबिक वजीर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक भी रह चुका है, फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप आईपीपी के अहम रहनुमा हैं, एक इंटीग्रल पार्ट हैं, लेकिन नून लीग से जब सीट एडजस्टमेंट हुई तो आपको नज़रअंदाज किया गया। आप समझते हैं किसी पसे पर्दा महरक़ात के नतीजे में ये हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझे तो नहीं पता कि पसे पर्दा है या जनाब पर्दे के सामने से है, लेकिन मैं अपने एजेंडे पे और अपने नजरियाती मिशन पे कायम हूँ कि जो पिछले 8 महीनों से मैंने आईपीपी के प्लेटफॉर्म से भी और उसके अलावा भी मैंने नजरियाती बुनियादों पे इस तहरीक फसाद फिल अर्ज के जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क़यादत में शुरू हुई और जिसमें हम भी कुछ अरसा इस्तेमाल हुए, तो मैं उसके खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ और अभी भी मैं भरपूर तरीके से जंग लड़ रहा हूँ। और उसी नजरियाती बुनियादों पे फिर मैंने फैसला किया कि अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मैं इस दफा का इलेक्शन बैकआउट किया और एक नए अंदाज से मैं मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जनाब इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इस पूरी तहरीक फसाद फिल अर्ज को इंशाल्लाह बेनकाब करेंगे और अपनी जंग लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है सर कि आपने साबिक दौरे हुकूमत में इतने ज़्यादा तीर के निश्तर चलाए हैं नून लीगी वालों पर कि वो चाहते ही नहीं है कि आपको एडजस्ट किया जाए? ना तो उनसे एडजस्टमेंट मांगी, ना आईपीपी ने मांगी, ना फयाज चौहान ने मांगी। और ये एक दो तरफा जनाब दोनों तरफ से एक इंटेंशन थी और एक विल थी कि दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़े। और मेरी तरफ से भी कोई भीख मांगने वाली कोई ऐसी चीज नहीं थी। और मैं पिछले 3-4 दिन से कई टॉक शोज के अंदर ये बता चुका हूँ कि आप अलीम खान साहब को, जहांगीर तरीन साहब को आप ऑन लाइव लेके आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन कि क्या आखिरी 1 महीने के अंदर फयाजुल हसन चौहान ने कभी आपको आके मुलाकात की हो या आपको फोन किया हो या आपसे दाएं बाएं कहीं से इनडायरेक्टली आपको मैसेज डलवाए हो
कि जनाब मेरी सीट का ख्याल रखना, तो मेरी लाजमी एडजस्टमेंट करानी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कोई ऐसी अगर बात हो तो उनसे पूछ ले, वो आपको बता देंगे कि सिंगल 1% भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी मेरी तरफ से नहीं थी। सीट एडजस्टमेंट हो जाती तो लड़ लेते, अगर नहीं लड़ रहे तो उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि मेरा 75% हल्का मेरा चेंज हो गया, और एंड टाइम पे 1 दिसंबर को जनाब हदबंदी आई। अगर ये 3-4-5 महीने पहले ये हल्का चेंज होता तो शायद मैं फिर लाजमी इलेक्शन लड़ता, लेकिन मैं तो रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। मुझे इस वक्त पता है कि ये जो अब हुकूमत बननी है और जो हालात बने हुए हैं, ये बड़ी फस क्रिएट हुई है। इन हालात के अंदर मेरे जैसा अपर मिडिल क्लास का आदमी जो है 6-7 करोड़ रुपया जनाब अपने बीवी बच्चों का काट के जनाब यहाँ पे लगाऊं, तो जरूरी नहीं होता इलेक्शन के सियासत के अंदर के इलेक्शन लड़के इंसान सियासत के अंदर सर्वाइव करता है। इलेक्शन लड़े बगैर भी सर्वाइव हो सकता है, इलेक्शन लड़े बगैर भी कैबिनेट के अंदर बंदा हो सकता है। एंकर बन के भी ना, आप कह रहे हैं ना आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है, तो आप भी एंकर ही बन गए ना। नहीं, मैं 15 साल से मीडिया पर्सन हूँ, और मतलब है पुराने जनाब इस फील्ड के अंदर मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिलावल मुसलसल अब ये दावे कर रहे हैं कि वो आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, वो अब क्या पीटीआई के आज़ाद अरकान हो सकते हैं? मैंने आज से 2 दिन पहले एक ब्रेकिंग दी थी एक लीडिंग टीवी चैनल के एक लीडिंग एंकर को, वो बड़ा वायरल हुई है और ये हकीकत भी है। आपका इस दफा तकरीबन 33% कौमी असम्बली में और 33% केपी के असम्बली में और 33% पंजाब असम्बली में जो सीटें होंगी ना, वो आजाद लोग जीतेंगे। और आजाद से मुराद कोई तहरीक इंसाफ वाले आजाद नहीं, वो अपना जगह जो उका दुका वो आएंगे। उसके अलावा आजाद जो है वो 33% के करीब जनाब यहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद होंगे, और उन 33% में से जो आजाद लड़ेंगे जीत के आएंगे, उनमें से बहुत बड़ी तादाद आईपीपी को ज्वाइन करेगी। मेरी एक प्रेडिक्शन है, मेरी एक जनाब सियासी सूझबूझ के साथ मैं एक बात कर रहा हूं, तो उसको बिलावल जरदारी साहब ने उठा लिया पिछले 2 दिन से। वो कहते हैं जी कि अजीज आजाद उम्मीदवारों को लेके जनाब हम हुकूमत बनाएंगे और ये करेंगे, लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन की है मैं उस पर कायम हूं। आप देख लीजिएगा 8 फरवरी की रात को 33% लोग आपको कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीबन 70-72 बनते हैं, अच्छा 33% ही आपकी पंजाब असम्बली के अंदर वो भी तकरीबन इतने ही बनते हैं, और केपीके में भी 33% के करीब आपको आजाद उम्मीदवार जीतते हुए मिलेंगे। ठीक है, और वो असल रोल प्ले करेंगे। अच्छा चौहान साहब, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जानते हैं ना कि हमारे एक सियासी पंडित और सियासी पेशगोइयां करने वाले शेख रशीद साहब बड़े मशहूर थे, क्या उनकी गद्दी सर आपने संभाल ली है? यार शेख रशीद साहब जो है ना मेरा बड़ा भाई है, मेरे शहर का है। अब छोड़े इसकी बातों को, जो है ना वो तो हर वक्त जो है आने वाले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट, आने वाले 3 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट, आने वाले 6 दिन, पिछले 15 साल से जरा टीवी चैनलों पे लोग ये आने वाले हफ्ते और आने वाले दिन ही सुनते थे। फयाजुल हसन चौहान ने जब भी प्रेडिक्शन की वो बिल्कुल सॉलिड होगी, जेन्युइन होगी। मैं वाहिद बंदा था कि मैं तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ये कह रहा था कि भाई इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होने, हो ही नहीं सकते अक्टूबर में। उस वक्त लोग कहते थे, उस वक्त आपकी पीडीएम हुकूमत का हर मिनिस्टर आके टीवी पे कहता था कि जनाब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है। मैं कहता था नहीं है, हो ही नहीं सकते। वही बात हुई, आपका नवंबर में इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा जी मर्दमशुमारी की ऑब्लिगेशन एक ऐसी ऑब्लिगेशन है, एक ऐसी कंस्ट्रेंट है कि जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान करवा ही नहीं सकती अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन। इसी तरीके से जब भी कभी बात की है, सॉलिड की है, वो पंजाबी कहते ना यबड़ियां नहीं मारियां है ना, कभी जो किया सॉलिड बात की है। मैं अभी आपके सामने जो बात कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा 8 फरवरी का इलेक्शन होने दो, उसके बाद आप मेरे साथ टॉक शो कीजिएगा। 33% मैंने कहा है आजाद उम्मीदवारों का वो होंगे, और फिर उसमें से आईपीपी के अंदर शामिल होंगे। मेरा दावा ये है। तो आईपीपी के अंदर, तो आपको लगता है आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट जो नून लीग से हुई है उसका फायदा ज्यादा किसे होगा, नून लीग को या आईपीपी को? नुकसान जो है ना जितनी उन्होंने की है ना, उसका नुकसान नून लीग को होगा। अच्छा, फायदा आपको हो जाएगा? नहीं, मैं अपने फायदे की बात ही नहीं कर रहा पार्टी के। नहीं, आईपीपी को फायदा हो जाएगा। आईपीपी के भी फायदे की मैं बात नहीं कर रहा। नुकसान होगा नून लीग को, जो उसने जितनी कम एडजस्टमेंट करके, और फिर बाद जगहों पे एक अजीब सी फस क्रिएट हुई है, कहीं पे जनाब ऊपर खड़े हैं हमारा, नीचे उन्होंने जनाब एडजस्ट नहीं किया। मतलब इस तरह की जो हालात मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं, गुलाम सरवर खान साहब की सीट पे भी, टेक्सला में, बाकी भी 1-2 सीटों पे, और जो इन्होंने कम से कम
एडजस्टमेंट की और फिर आईपीपी के कैंडिडेट खड़े हुए हुए, उसके अलावा भी एडजस्टमेंट के अलावा भी उसका नुकसान नून लीग को होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फिर से थोड़े से अलग अलग इस कैंपेन में नजर नहीं आ रहे, क्या वजह आपको लगती है? जो इख्तलाफात की खबरें हैं, क्या उन्हीं बिना पर? देखें, नवाज शरीफ साहब भी घबराए हुए हैं। आपने अगर एक चीज नोट की हो, नवाज शरीफ साहब भी खुल खुला के कैंपेन के अंदर शामिल नहीं हो रहे। उनको भी पता नहीं क्या डर या क्या खौफ लगा हुआ है। चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई है और मेरी जो इंफॉर्मेशन है और मेरी असेसमेंट है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी मामलात कोई इतने अच्छे नहीं है अब एस्टेब्लिशमेंट के, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। ठीक है, चीजें चल रही हैं सारे मामलात, लेकिन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। कुछ पता नहीं कि बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि एक धमाका हो जाए इलेक्शन के बाद और पता चले जनाब के लेवल प्लेइंग फील्ड की ट्रॉफी उठा के जनाब सबसे आगे आगे नून लीग और नवाज शरीफ साहब दौड़ रहे थे, लेकिन जनाब इक्तदार का हुमा जो है ना वो किसी और के सर पे सज जाए। ये भी पॉसिबल है। आजाद जो उम्मीदवार है ना, आजाद जो कैंडिडेट होंगे, आजाद जो मेंबर होंगे, उनका एक बड़ा बुनियादी रोल होना है। उन्होंने आके किस्मत का फैसला करना है, बिलावल जरदारी का भी, आईपीपी का भी और नवाज शरीफ साहब और नून लीग का भी। अब देखो क्या बनता है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि बानी ये पीटीआई गैर रस्मी गुफ्तगू जो सहाफ़ियों से करते हैं वो बाहर आती है, और आज ही मैं देख रही थी, उन्होंने कहा है कि मुझे 2 दिन के लिए छोड़ दें तो मैं बाहर आकर एक ऐसा जलसा करूंगा कि सबको लग पता जाएगा। तो आपको लगता है कि ही हैज स्टिल दैट पावर टू गैदर द पीपल और वो वाकई इतना जलसा इकट्ठा कर लेंगे? हाय हाय हाय, एक बात उन्होंने और भी की, कहते हैं जी 19 माह हो गए हैं मैं मुज़ाकरात की जनाब मिन्नतें कर रहा हूँ, तरले कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोद पशेमा का पशेमा होना। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती भी है, मानती भी है, पहचानती भी है और गर्दानती भी है कि जनाब अप्रैल से लेके 9 मई तक फिरौन का एक रवैया था, फिरौन वाला एटीट्यूड था, नमरूद वाला एटीट्यूड था, रऊनियत थी उनके अल्फाज के अंदर, तकब्बुर था, गरूर था, शोहरत का, बुलंदी का, पॉपुलैरिटी का, किसी को किसी खाते में नहीं लिखते थे। उन्हें कहा गया, उन्हें समझाया गया, उन्हें बतलाया गया, उन्हें रिक्वेस्ट की गई, उनके सामने सबमिशन दी गई, खुदा का वास्ता है बैठ जाओ, बैठ के मामला तय कर लो। अप्रैल 2022, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी जनाब आपका जनवरी जनाब 2023 और फिर आगे के मामला। साहब बहादुर तो पकड़ा ही नहीं देते थे, वो तो कहते थे ऐसी की तैसी, मैं एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा, मैं एक गेंद से 6 विकेटें गिराऊंगा, मैं एक गेंद से जनाब 9 विकेटें गिराऊंगा, मैं पूरा सिस्टम गिरा दूंगा, मैं जनरलों को गिरा दूंगा, मैं पूरी फौज को जनाब अपने दाढ़ के नीचे ले लूंगा, मैं फला। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि आखिरी 9 मई के बाद जब आए तो आखिरी जो उनकी गिरफ्तारी के पहले का 1 महीना था, मिन्नतें कर करके वो कहते थे कोई आए मेरे पास मुझसे मुज़ाकरात करे, कोई आए मेरे पास मेरे साथ बैठे, कोई आए मेरे साथ मुझसे निगोशिएट करे, कोई आए मेरे पास मुझसे डिस्कस करे। लेकिन फिर वो वक्त गुजर चुका था। अब भी वो जो बातें करते हैं वो वही है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने आप को भी, अपनी पार्टी को भी, हम सब को भी, मुल्क को भी और रियासत को भी अपनी हटदर्मी और अपनी नरगसियत पे कुर्बान कर दिया। So what do you see सर, अब जब आप इतनी वो सियासी पेशगोइयां कर ही रहे हैं तो बिलावल आपको पता है लाहौर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, पंजाब में दे आर ट्राइंग टू पीप इन, क्या देख रहे हैं आप पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल इंतखाबात में? देखिए, पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली मूव किया है। उन्होंने मुक्तदरा के साथ भी अपने मामलात बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किए हैं। शुरू में वो सिंध की हद तक उनके साथ चीजें थी, फिर उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ अब बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ चीजें सॉर्ट आउट कर ली हैं। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर उनकी हुकूमत बनेगी। वफाक के अंदर 50-50 का चांस है। नवाज शरीफ साहब पे डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ साहब का एटीट्यूड क्या होता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपने रवैयों और अपनी पॉलिसीज के हवाले से। अगर तो जिन लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया है, उनको अकोमोडेट किया है, उनकी सजाओं को माफ किया है, करवाया है, उनको नीट एंड क्लीन करवाया है,
उनको सियासी वॉशिंग मशीन में धुलवाया है, फिर दोबारा से एक अच्छा बच्चा बना के, एक अच्छा पॉलिटिशियन बना के, एक अच्छा लीडर बना के आवाम के सामने खड़ा किया है। अगर तो उनके साथ अच्छे तरीके से वो चलते हैं, अगर तो पुरानी रवायात को छोड़ते हुए अच्छे तरीके से अपनी फ्यूचर की तरफ तवज्जो देते हैं और पुरानी जितनी बैड हैबिट्स थी या बैड टैक्टिक्स थी उनको वो अडॉप्ट नहीं करते, तो उनके लिए तो मामलात हो जाएंगे ठीक। लेकिन अगर उन्होंने कोई हैंकी फैंकी वही पुरानी वाली शुरू कर दी, अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी हठधर्मी या कुछ चीजें ऐसी वैसी जो उनके इर्द गिर्द के सर्कल के अंदर के बहुत से लोग हैं उनके इर्द गिर्द के, जो उनको हल्लाशेरी देते हैं कि दुल्ला भट्टी बन जाओ या जनाब कोई जनाब इनकलाबी बन जाओ, तो अगर तो उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश की तो फिर बिलावल जरदारी भी मौजूद है, फिर आजाद उम्मीदवार, आजाद मेंबर्स भी होंगे, आईपीपी के मेंबर्स भी होंगे। आईपीपी कितनी सीटें निकाल लेगी फैज साहब? कितनी सीटें आईपीपी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं निकाल लेगी? मैंने तो ये कहा है कि जो आजाद जीतेंगे उनमें से 50% से अबव आईपीपी में शामिल होंगे। नहीं वो तो होंगे, लेकिन जो आपके कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो कितने जीत सकते हैं? नहीं वो तो चलो कम है, लेकिन जब वो लोग ऐड होंगे, क्लब होंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर फिर खवातीन की सीटें मिलेंगी, अकलियत की सीटें मिलेंगी, तो कौमी असम्बली के अंदर भी एक हैंडसम किस्म का जनाब हमारा पार्लिमानी ग्रुप होगा और पंजाब के अंदर भी। चलें जी, देखते हैं इंशाल्लाह, इंतखाबात भी अब वो दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह सियासी मंजरनामा इंतखाबात के बाद तब्दील हो सकता है। इंतखाबात में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और अवाम की नज़रें इस बात पर हैं कि कौन सी वो जमात है जो वाकई उनके मसाइल का सही हल उन्हें ढूंढ कर निकाल के देगी, सिर्फ दावे नहीं करेगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।